झारखंड में युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 13 रुपए 69 पैसे प्रतिदिन के यानी राउंड फिगर में कुल रोजाना 14 रुपए मिलते हैं, जिसे हेमंत सोरेन सरकार ने रोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि बताया। बेरोजगारी का मजाक उड़ाने वाली संवेदनहीन नीति पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं अध्यक्ष महोदय, उनको हम सालाना 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने निर्णय लिया है। रोजगार मांगने वाले युवाओं को 5,000 रुपए सालाना का बेरोजगारी भत्ता, यानी महीने के 416 रुपए 66 पैसे और एक दिन का करीब 13 रुपया 69 पैसा और 14.25 रुपया रोजाना वाले बेरोजगारी भत्ते का नाम है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। झारखंड सरकार इन बेरोजगार युवाओं की हालत भूलकर अगर मुख्यमंत्री जी के पद से जुड़ी योजना के सम्मान में ही भत्ते की राशि वाला कद बढ़ा देती तो भी मान लेते कि संवेदना है रोजगार देने के नाम पर सरकार के भीतर। इसीलिए रांची के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार देने के नाम पर चल रहे सरकारी दफ्तरों के भीतर बैठे ये नौजवान कहते हैं, हाल में 5,000 एक दिन में 13 रुपया कुछ होता है। हाँ। क्या ही कर लेंगे उतना से। इससे बढ़िया तो सरकार मांग लेती। 13 रुपया स्टूडेंट देने के लिए तैयार है अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो। नौकरी अगर दे दें हाँ तो 13 रुपया दे सकते हैं। 13 रुपया ऐसी बेरोजगार लोग ही दे देगा। 13 रुपया में क्या होगा, साल भर में 5,000 देने कौन सा बड़ा ये कर रहे हैं। अमित और उसके साथी फॉर्म भरने आए हैं। फॉर्म अपनी बेरोजगारी सरकार के आंकड़ों में दर्ज कराने का और रोजगार दफ्तर से एक नौकरी की राह दिखाती रोशनी पाने का। जानते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है? संवाददाता सत्यजीत कुमार से इन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। क्या क्वालिफिकेशन हुआ? बीटेक। बीटेक? अभी बीटेक। चारों आप लोग बीटेक है? मित्र हैं क्या चारों? साथ में ही रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमन। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करा रहे हैं, मिलेगा क्या ऐसे जॉब आप लोग? उम्मीद तो नहीं लगता है, बट आ गए हैं तो करा रहे हैं। ऐसे तो न्यूज में तो 4 साल पहले से ही आ रहा है, अभी तक एक आया नहीं है। अभी तक तो एक वैकेंसी आया नहीं है, सिर्फ जेपीएससी क्या आया है उतना ही। बस उम्मीद पे ही है हम लोग। झारखंड के सरकारी रोजगार दफ्तर में ही रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 7,32,000 से ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी भी होगी, गुस्सा भी आएगा कि इसी राज्य में सरकारी विभागों में ही 3,29,000 पद खाली पड़े हैं। तो जिन युवाओं के हक की नौकरी पर सरकार ही सांस खींचे बैठी है, वो इन्हीं बेरोजगारों से खाली वैकेंसी भरने की जगह क्यों एक दिन के 14 रुपए वाले बेरोजगारी भत्ते का मजाक करती है। हम लोग को रोजगार चाहिए, वैकेंसी निकालिए। हम लोग रोजगार मांग रहे, जो भी सीट है, जितना भी है, 4 सीट 5 सीट जो भी है निकालिए। हम लोग होंगे उसके लायक तो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जाएंगे, नहीं होंगे नहीं जाएंगे। हम लोग जबरदस्ती तो कर नहीं रहे, धरना पे तो बैठे नहीं जबरदस्ती दे दीजिए। अगर हम लोग होंगे उसके लायक तो जाएंगे। आप वैकेंसी निकालिए, बेरोजगारी भत्ता से कुछ नहीं हुआ। सारे के सारे जो है बीटेक है, यानी टेक्नोलॉजी में इन्होंने जो है पढ़ाई परस्यू की है और उसके बाद अब जो है वैकेंसीज जो है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज निकलेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना इन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल एक औपचारिकता लगता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस अनाउंस किया गया है 5,000, वो भी इनके लिए मायने नहीं रखता। तो क्या रोजगार कार्यालय अब सिर्फ बेरोजगारी भत्ते की राजनीति के लिए खोलकर रखे गए? इस सवाल की वजह समझिए। 2016 तक रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 5,50,000 थी। दावा है कि 1,16,000 लोगों को ही नौकरी प्राइवेट सेक्टर में दिलाई गई। 2019 में रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा राज्य में 7,32,000 हुआ। दावा इनमें से 2,18,000 को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई गई। कोरोना काल में और बेरोजगार हो गए, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा तक नहीं। 2020 तक कोविड में कोई ये हुआ नहीं। अभी 2021 में हम लोग देख रहे हैं कि जिला से कितने निबंधित हैं और ये बेरोजगारी भत्ता देना है तो उसका पूरा कैटेगरी वाइज सब सत्र के बाद हम लोग शुभारंभ करेंगे। यानी हालत ये कि श्रम नियोजन मंत्री अभी बेरोजगारी के आंकड़े ही खंगाल रहे हैं। मुख्यमंत्री एक दिन के 14.25 रुपए बेरोजगारी भत्ता बांटने का ऐलान करके खुश हो रहे हैं और रोजगार कार्यालय में बैठे युवा हताश होकर सोचते हैं, क्या लाखों रुपए खर्च करके डिग्री दिन के 14 रुपए पाने के लिए ली थी? सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
सरकार साल भर के अंदर टोल प्लाजा खत्म करने की योजना बना रही है। अगर योजना सफल हुई और लागू हो गई तो जीपीएस सिस्टम से टोल टैक्स की वसूली होगी। हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरिए तो टोल नाकों पर लगा लंबा जाम। समस्या ये कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IIM कलकत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक टोल नाकों पर गाड़ियों के खड़े रहने से ही हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का तेल बर्बाद होता है और टोल पर जाम में फंसने के बाद गाड़ियों के वक्त पर न पहुंचने से हर साल करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान। यानी कुल मिलाकर टोल नाकों की वजह से देश को हर साल करीब 1,45,000 करोड़ का नुकसान होता है। आपकी जेब और देश की आर्थिक सेहत दोनों को नुकसान से बचाने वाली दस्तक संसद से आई। 1 साल में देश में टोल प्लाजा खत्म कर नए जीपीएस सिस्टम की बात सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताई है। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। न टोल होगा, न रोकेगा कोई, न कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। नितिन गडकरी की माने तो टोल प्लाजा पर अब न जाम लगेगा, न आम आदमी का वक्त बर्बाद होगा, न ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि उसकी जगह जीपीएस टेक्नोलॉजी से टोल तय होगा। इसे ऐसे समझिए कि अभी प्रति 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा हाईवे पर होता है। यानी अभी कम से कम 60 किलोमीटर का टोल टैक्स आपको देना होता है, भले ही आप इससे कम चलें। लेकिन टोल वसूली में जीपीएस सिस्टम के बाद अगर आप 30 किलोमीटर चलकर हाईवे से उतर जाते हैं तो सिर्फ 30 किलोमीटर का ही टैक्स आपके अकाउंट से जाएगा, क्योंकि हाईवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगे कैमरे और आपकी गाड़ी पर लगे जीपीएस के जरिए पता चल जाएगा कि आप कुल कितने किलोमीटर हाईवे पर चले हैं। एक सवाल के जवाब में संसद में सड़क मंत्री ने यह भी बताया है कि नई गाड़ियों में अब जीपीएस लग के आ रहा है और पुरानी गाड़ी में सरकारी सिस्टम जीपीएस की सुविधा मुफ्त में देगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पुलिस का अफसर, साजिश का डायरेक्टर। जी हां, एंटीलिया मामले में सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है और सब यही जानना चाहते हैं कि साजिश की इस पटकथा का असली डायरेक्टर कौन है। सचिन वाजे के खिलाफ हर रोज नए सबूतों का मिलना और उनका खुलासा होना। उन्हीं सबूतों में से एक है 17 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें सचिन वाजे मनसुख हिरेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। साजिश की ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। फिल्मी पटकथा जैसी सस्पेंस वाली ये कहानी अभी क्लाइमेक्स पर है। किसी को मालूम नहीं इसका अंत क्या होगा। इस कहानी के केंद्र में है एपीआई सचिन वाजे, मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसकी हनक ऐसी थी कि वो अपने विभाग के बॉस की जगह सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता। सचिन वाजे एक ऐसा एपीआई जो 5-5 लग्जरी कारों से चलता था। अब वही आलीशान गाड़ियां उसके लिए मुश्किलों का सबब बनी हुई हैं। केस की जांच कर रहे एनआईए अधिकारियों ने सचिन वाजे के घर से एक और लग्जरी कार बरामद की है। ये कार लैंड क्रूजर प्राडो है। सूत्रों के मुताबिक इस कार से काफी अहम सबूत मिले हैं। 26 फरवरी के इस वीडियो को देखिए। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो कार का मालिक मनसुख लैंड क्रूजर कार से ही सचिन वाजे के साथ ही पेशी के लिए पहुंचा था। इसके अलावा कल 2 और कार जांच के लिए एनआईए के दफ्तर लाई गयी। इनमें एक मर्सिडीज है, दूसरी स्कॉडा। बताया जाता है कि वाजे अलग अलग 5 लग्जरी कार इस्तेमाल करता था। इससे पहले एनआईए एक मर्सिडीज कार बरामद कर चुकी है जिसमें 6.25 लाख रुपए, डीजल, पेट्रोल और नोट गिनने वाली मशीन मिली थी। एपीआई रैंक के अफसर सचिन वाजे के पास कितनी कारें? अभी तक एनआईए ने सचिन वाजे के पास से 3 कारें बरामद की है, 2 मर्सिडीज और एक लैंड क्रूजर, जबकि अन्य 2 कारें हैं वो है मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार जो कि इस पूरे घटना के लिए इस्तेमाल की थी और 5वीं इनोवा कार जो कि खुद मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू यूनिट की है। लग्जरी कारों पर घूमने का शौक इस केस में सचिन वाजे के लिए फंदा बनता जा रहा है। सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास भी एटीएस को एक अहम सीसीटीवी फुटेज मिला है।
जिसमें मनसुख हिरेन और सचिन वाजे एक मर्सिडीज कार में दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच सीएसटी के पास 10 मिनट तक बातचीत हुई। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर और CIU ऑफिस से 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही सीएसटी है। इस मामले में उस ओला ड्राइवर ने भी जांच एजेंसियों को अहम सुराग दिया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 17 फरवरी को विक्रोली इलाके में कथित रूप से स्कॉर्पियो खराब होने के बाद मनसुख ने उसी की कैब ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनसुख ने उसे क्रॉफोर्ड बाजार छोड़ने को कहा था। हालांकि मनसुख ने पुलिस को बताया था कि कार खराब होने के बाद वो जावेरी बाजार गया था, जहां वो काम करता है। यहाँ ये बात अहम है कि क्रॉफोर्ड मार्केट से मुंबई पुलिस मुख्यालय और CIU ऑफिस सटा हुआ है, जहाँ सचिन वाजे का दफ्तर था। ओला ड्राइवर के मुताबिक कैब पर सफर के दौरान मनसुख हिरेन को 5 कॉल आए और वो उन्हें सर संबोधित कर रहा था। माना जा रहा है कॉल करने वाला शख्स सचिन वाजे था। ओला ड्राइवर के मुताबिक जब कैब क्रॉफोर्ड मार्केट के पास थी, तभी मनसुख ने उसे CST स्टेशन के सिग्नल पर ही ड्रॉप करने को कहा। यही मनसुख का इंतजार सचिन वाजे कर रहे थे। इस पूरे कहानी की शुरुआत 17 फरवरी को इसी जगह से शुरू होती है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। ये है मुंबई का विक्रोली इलाका और यहाँ पर जो सर्विस रोड मौजूद है, वहीं पर ठीक शाम 7:30 बजे मनसुख हिरेन की जो स्कॉर्पियो कार है वो खराब हो जाती है। यहीं से मनसुख कैब से सीधा वाजे के पास पहुंच गया। ATS सूत्रों के मुताबिक CCTV कार में सचिन वाजे मर्सिडीज कार पर नजर आ रहे हैं। सिग्नल की लाइट ग्रीन होने के बावजूद करीब 10 मिनट तक वाजे की कार पार्किंग लाइट ऑन कर खड़ी रही। ओला से उतरकर मनसुख उसी कार में बैठ गया। ATS को शक है कि मनसुख हिरेन की कार खराब नहीं हुई थी, बल्कि इस मुलाकात में खुद वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी। बाद में CIU के किसी स्टाफ से वाजे ने विक्रोली से कार अपने ठाणे स्थित घर साकेत सोसाइटी में मंगवा ली। मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सचिन वाजे के खिलाफ सबूतों का फंदा कसता जा रहा है। लग्जरी कारें, CCTV फुटेज, सबूतों को नष्ट करने के सुराग। जांच में NIA को तमाम अहम जानकारियां मिली हैं, जिससे इस केस में वाजे का गहरा कनेक्शन सामने आने लगा है। यही है ठाणे की वो साकेत सोसाइटी जहां NIA के शिकंजे में आने से पहले सचिन वाजे रहते थे। मेरे ठीक पीछे है ठाणे स्थित साकेत सोसाइटी और यहीं पर सचिन वाजे का घर मौजूद है और यहीं पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई सारे राज दफन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि NIA को ये शक है कि मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार 17 से 24 फरवरी के बीच में यहीं पर रखी हुई थी। साथ ही जो अन्य कार सचिन वाजे इस्तेमाल करते थे वो भी यहीं रखी हुई थी। 25 फरवरी स्कॉर्पियो और इनोवा का CCTV। जी हाँ, NIA को शक है कि जिस स्कॉर्पियो से 25 फरवरी की रात जिलेटिन की 20 छड़ें मिली, वो कथित रूप से 17 फरवरी को चोरी से लेकर एंटीलिया के बाहर लावारिस हालत में मिलने तक सचिन वाजे के घर में ही थी। CCTV के इस तस्वीर में एक इनोवा कार नजर आ रही है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो का चालक इसी इनोवा से वहां गया था। ये इनोवा कार मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की CIU यूनिट की है। मुलुंड नाके से उस रात 1:20 पर इनोवा कार आई थी और 3 बजे के बाद वापस चली गई। पूरे घटना का सबसे महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मुलुंड टोल नाका से मिला। इस वक्त हम मुलुंड टोल नाके पर मौजूद है और इसे मुंबई का एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी कहा जाता है। जो इनोवा कार स्कॉर्पियो कार के साथ मौजूद थी, वो इसी के टोल नाके के CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये CCTV फुटेज इस केस में अहम सबूत बनकर सामने आई है। इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत हैं जिससे वाजे के गले में कानून का फंदा और सख्त हो सकता है। इनमें अहम है एंटीलिया के पास का CCTV का ये वीडियो। इसमें एक शख्स लंबा कुर्ता पहने और सिर को कपड़े से ढके चलता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ये सचिन वाजे ही है। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने उस रात 2 कुर्ते का इस्तेमाल किया।
एक कुर्ता वाजे के घर से बरामद हो चुका है, जबकि दूसरा कुर्ता जलाकर मुलुंड में तालाब के पास फेंक दिया। सूत्रों के मुताबिक क्राइम में वाजे का एक साझेदार भी एनआईए के हत्थे चढ़ा है। वो उस रात वाजे की कार ड्राइव कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो मुंबई क्राइम ब्रांच का ही अफसर है और एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन एनआईए को सचिन वाजे के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए एक पुख्ता गवाह की जरूरत होगी। इसके लिए एनआईए की नजर सीधे सीधे सीआईयू एपीआई रियाज काजी पर है। बताया जाता है कि ये काजी ही है जिसने झांसा देकर वाजे के घर साकेत सोसाइटी से सारे सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए और सबूतों से छेड़छाड़ की। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है, उसे गवाह बनाया जा सकता है। तो साजिश और साजिश की कहानी एनआईए के पास है। सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है। इस केस ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह की कुर्सी छीन ली। वाजे का साथी एपीआई रियाज काजी और एक अन्य पुलिस वाला शक के दायरे में है। तो केस के असली सूत्रधार का अब तक कोई अता पता नहीं है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सचिन वाजे मामले में अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस केस में बड़ों की बलि शुरू हो चुकी है। परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर के पद से कल हटा दिया गया। अब बात राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक पहुंच चुकी है। परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे। अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता। ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। सचिन वाजे का पॉलिटिकल बॉस कौन, पूछ रही है बीजेपी। लेकिन इसका खुलासा जब तक हो उससे पहले वाजे के पुलिस बॉस यानी मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह की कुर्सी छिन गई। मैं समझता हूँ कारोबार महाराष्ट्र सरकार का सही नहीं है, इसलिए तो मैं मांग किया था कि महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए। ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को। गृह मंत्री ने पहला मुख्यमंत्री देना चाहिए, उनका ही सचिन वाजे से मतलब है। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं। सवाल उठता है कि परमवीर सिंह की छुट्टी क्यों हो गई? क्या इस केस में वाजे के साथ उनका कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक साक्षात्कार में दिया। देशमुख के मुताबिक परमवीर सिंह का तबादला रूटीन प्रशासकीय ट्रांसफर नहीं है। मुंबई पुलिस विभाग के प्रमुख होने के नाते उनके सहयोगी अधिकारी ने कुछ गंभीर गलतियां की हैं। ऐसी गलतियां की है जिसके लिए माफी नहीं दी जा सकती। इस कारण उनका तबादला किया गया है। दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। आखिर वो गलतियां क्या है? क्या सिर्फ ये गलती कि उन्होंने वाजे को शह दी या फिर कुछ और मामला है? फिलहाल तो ये मांग हो रही है कि साजिश की तह तक जाने के लिए वाजे को बचाया जाए। अगर एनआईए ने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बाजू में नहीं रखा, सिक्योर नहीं किया, उनसे बचा के नहीं रखा, तो मनसुख हिरेन होने में सचिन वाजे का ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनको, एनआईए को, कि आपने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बचा के रखना है और उन्हें सिक्योर करना है कि उनका मनसुख हिरेन होना नहीं चाहिए। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एंटीलिया केस में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पुलिस से भ्रामक जानकारियां दी गई थी। मुंबा क्रीक से जब मनसुख हिरेन का शव मिला तो सरकार सकते में आ गई।
उसी रात मनसुख हिरेन मौत केस को ATS को ट्रांसफर किया गया और विस्फोटक मामले की जांच सचिन वाजे से छीन ली गई। लेकिन जैसे ही मामले की जांच में NIA की एंट्री हुई तो टॉप लीडरशिप के कान खड़े हो गए। बताया जाता है कि वाजे की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद NCP सुप्रीमो शरद पवार CM उद्धव ठाकरे से मिले। पवार ने इस केस में सरकार की हो रही किरकिरी का वास्ता दिया। उद्धव से कहा गया कि तुरंत एक्शन नहीं लिया तो सरकार की और फजीहत हो सकती है, क्योंकि ये खबर आम हो चुकी थी कि सचिन वाजे अपने डिपार्टमेंट के बॉस को रिपोर्ट करने की जगह सीधे कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। ऐसे में शरद पवार ने साफ कर दिया कि परमवीर की कमिश्नर पद से छुट्टी होगी, तभी सरकार की छवि बचेगी। बताया जाता है कि आला नौकरशाहों की भी यही राय थी। सबको यही डर था कि अगर किसी दिन NIA ने पूछताछ के लिए परमवीर को बुला लिया तो क्या होगा। शुरुआती नानुकुर के बाद उद्धव को परमवीर सिंह के तबादले पर हरी झंडी दिखानी ही पड़ी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।